प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला की इस अद्भुत ऑडियो बुक यात्रा में। आज हम चलेंगे उस वैज्ञानिक की दुनिया में जिसने अंधविश्वास और परंपराओं के अंधकार में सत्य का दीपक जलाया। उसका नाम है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे साहस, जिज्ञासा और सत्य के प्रतीक थे। उन्होंने टेलीस्कोप से आकाश को नया रूप दिखाया, पृथ्वी और ब्रह्मांड के रहस्यों को खोला और अपनी खोजों से मानवता को नई दिशा दी। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। समाज का विरोध, चर्च का अन्याय और जीवन भर की कठिनाइयाँ। फिर भी उन्होंने सत्य की खोज नहीं छोड़ी। आने वाले अध्यायों में हम जानेंगे उनका जीवन, उनका ज्ञान, उनकी खोजें और वे अमर शिक्षाएं जो आज भी हमें प्रेरित करती हैं। तो आइए डूब जाएं गैलीलियो गैलीली की अनोखी और प्रेरणादायी जीवन गाथा में। अध्याय 1, गैलीलियो गैलीली, जीवन, ज्ञान और खोज। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के टस्करी प्रांत के पीसा नगर में हुआ। उस समय यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसांस की लहर चल रही थी। कला, साहित्य और विज्ञान का नया दौर शुरू हो रहा था और गैलीलियो का जन्म इसी परिवर्तनशील युग में हुआ। उनके पिता विंचेंजो गैलीली एक संगीतकार और विद्वान थे। वे ल्यूट, एक वाद्य यंत्र बजाने और संगीत सिद्धांतों पर लिखने में निपुण थे। माता का नाम जूलिया अम्मनाती था। गैलीलियो के परिवार की स्थिति बहुत संपन्न नहीं थी। पिता संगीत के क्षेत्र में थे, जिससे बहुत आमदनी नहीं होती थी। लेकिन पिता में एक विशेष गुण था, तर्कशीलता और परंपरा को चुनौती देने का साहस। यही गुण गैलीलियो ने अपने भीतर पाया। बचपन और स्वभाव। गैलीलियो बचपन से ही बहुत जिज्ञासु स्वभाव के थे। वे चीज़ों को केवल मान लेने वाले नहीं थे, बल्कि हर बात को समझना चाहते थे। उन्हें अक्सर छोटे छोटे यांत्रिक खिलौनों से खेलना और उनका रहस्य समझना अच्छा लगता। कहा जाता है कि वे बचपन से ही आकाश और तारों को देखकर प्रश्न करते, ये तारे क्यों चमकते हैं? ये चांद का आकार क्यों बदलता है? बारिश कहाँ से आती है? उनके सवाल बड़े बड़े विद्वानों को भी उलझा सकते थे। प्रारंभिक शिक्षा। गैलीलियो ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पीसा में ही की। उन्हें धार्मिक शिक्षा दी गई, क्योंकि उस समय चर्च का प्रभाव बहुत गहरा था। लेकिन गैलीलियो केवल प्रार्थना और ग्रंथों से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें संख्याओं, आकृतियों और प्रकृति में छिपे रहस्यों में अधिक दिलचस्पी थी। युवावस्था तक आते आते उन्होंने गणित और संगीत दोनों में गहरी रुचि लेनी शुरू कर दी। पिता संगीतकार थे, इसलिए गैलीलियो को भी संगीत में निपुणता मिली। शिक्षा की दिशा बदलना। 1581 में जब गैलीलियो लगभग 17 वर्ष के थे, उन्हें पीसा विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में दाखिला दिलाया गया। वहां उन्हें चिकित्सा, मेडिसिन पढ़ाई जाने लगी, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने और अच्छी कमाई करे। लेकिन गैलीलियो का मन रोग और औषधियों में नहीं लगता था। वे लेक्चर सुनते सुनते बीच में ही गणित की समस्याओं में खो जाते। यही वो समय था जब गैलीलियो ने विश्वविद्यालय की घंटाघर में लटकते झूमर को देखा। वो झूमर धीरे धीरे हिल रहा था और गैलीलियो ने गौर किया कि चाहे झूमर छोटा झूले या बड़ा, उसका झूलने का समय लगभग बराबर रहता है। इससे उन्होंने पेंडुलम के नियम की नींव रखी। ये था गैलीलियो के वैज्ञानिक मस्तिष्क का पहला प्रमाण। पिता का प्रभाव। गैलीलियो के पिता संगीतकार होने के साथ साथ विचारों में स्वतंत्र थे। उन्होंने परंपरागत संगीत के सिद्धांतों को चुनौती दी थी और नए प्रयोग किए थे। गैलीलियो ने ये गुण भी उनसे पाया, सोच को परंपरा की कैद से मुक्त करना। यही कारण था कि वे केवल किताबों को आंख मूंद कर मानने के बजाय हर विचार को परखना चाहते थे। उस समय का समाज और धर्म। गैलीलियो का जन्म ऐसे दौर में हुआ था जब यूरोप में चर्च का दबदबा था। लोग मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। सूरज और तारे पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। विज्ञान की जगह धार्मिक मान्यताओं को ही अंतिम सत्य माना जाता था। लेकिन साथ ही ये पुनर्जागरण का समय भी था, जब लोग पुराने विचारों को चुनौती दे रहे थे। चित्रकार लियोनार्डो दा विंची, वैज्ञानिक कोपरनिकस जैसे लोग नए विचार फैला चुके थे। गैलीलियो इसी लहर के बीच पैदा हुए थे। अध्याय 2, गैलीलियो गैलीली, जीवन, ज्ञान और खोज। पीसा विश्वविद्यालय में प्रवेश।
सन 1589। गैलीलियो केवल 17 वर्ष के थे जब उन्होंने पीसा विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। उनके पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने। उस समय चिकित्सा एक सम्मानजनक और लाभकारी पेशा था, लेकिन गैलीलियो का मन चिकित्सा की किताबों में नहीं लगता था। उन्हें रोगों की जानकारी से अधिक आकर्षित करती थीं, गणित की संख्याएं, आकृतियां और गति के रहस्य। कई बार वे लेक्चर के दौरान अपने कॉपी के पन्नों पर ज्यामिति की आकृतियां बना लेते। शिक्षकों को लगता कि ये विद्यार्थी ध्यान नहीं देता, लेकिन वास्तव में वो प्रकृति के गहरे सवालों में डूबा हुआ था। झूमर का रहस्य। एक दिन विश्वविद्यालय के कैथेड्रल में गैलीलियो प्रार्थना के लिए खड़े थे। वहां उन्होंने देखा कि छत से लटका हुआ एक झूमर हवा के कारण धीरे धीरे झूल रहा है। झूमर कभी छोटा झूला, कभी बड़ा। साधारण लोग इसे सामान्य घटना मानकर अनदेखा कर देते, लेकिन गैलीलियो की दृष्टि अलग थी। उन्होंने गौर किया कि चाहे झूले की लंबाई बदल जाए, झूलने का समय लगभग समान रहता है। यह था पेंडुलम के नियम का प्रारंभिक अवलोकन। बाद में गैलीलियो ने इसी सिद्धांत से घड़ी के समय मापने की तकनीक विकसित की, यानी इस खोज ने भविष्य की घड़ियों की नींव रख दी। अब विषय परिवर्तन। चिकित्सा से गणित की ओर। गैलीलियो ने विश्वविद्यालय में जल्द ही समझ लिया कि उनका असली झुकाव चिकित्सा नहीं, बल्कि गणित और प्राकृतिक विज्ञान की ओर है। उन्होंने पिता को यह निर्णय बताया। पिता थोड़े चिंतित हुए, क्योंकि डॉक्टर बनना सुरक्षित भविष्य था, लेकिन गैलीलियो की लगन देखकर उन्होंने हार मान ली। यहीं से गैलीलियो ने गणित, भौतिकी और खगोल विज्ञान को अपना जीवन समर्पित कर दिया। गणितज्ञ प्रोफेसरों का प्रभाव। पीसा विश्वविद्यालय में गैलीलियो को कुछ ऐसे गुरु मिले जिन्होंने उनके विचारों को और निखारा, खासतौर पर ओस्टिलियो रिची, जो गणितज्ञ थे। रिची ने उन्हें यूक्लिड की ज्यामिति और आर्किमिडीज के कार्य से परिचित कराया। गैलीलियो ने जब आर्किमिडीज के तरल, यांत्रिकी और लीवर के सिद्धांत पढ़े तो वे मोहित हो गए। उन्होंने ठान लिया कि प्रकृति को समझने के लिए प्रयोग और गणितीय प्रमाण ही सबसे सही रास्ता है। पहले प्रयोग और खोज। तराजू और यांत्रिकी पर अध्ययन। गैलीलियो ने अलग अलग वजन और बल का अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने समझा कि वस्तुएं क्यों गिरती हैं और कैसे संतुलन बनता है। थर्मोस्कोप का आविष्कार। गैलीलियो ने एक यंत्र बनाया जिससे तापमान के बदलाव को मापा जा सकता था। ये आधुनिक थर्मामीटर का प्रारंभिक रूप था। गिरती वस्तुओं का अध्ययन। उस समय अरस्तू का सिद्धांत प्रचलित था कि भारी वस्तुएं हल्की वस्तुओं से तेज गिरती हैं। गैलीलियो ने इसे चुनौती दी। उन्होंने छोटे छोटे प्रयोग करके साबित करना शुरू किया कि वस्तुएं चाहे भारी हों या हल्की, हवा के अवरोध के बिना एक ही गति से गिरेंगी। झुकी हुई मीनार का प्रयोग। कहा जाता है कि गैलीलियो ने पीसा की झुकी हुई मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, से अलग अलग वजन की गेंदें गिराईं। लोगों के सामने ये चमत्कार हुआ कि भारी और हल्की गेंदें लगभग एक ही समय पर जमीन पर पहुंची। यहीं से गैलीलियो ने दुनिया को दिखाना शुरू किया कि सत्य वही है जिसे देखा, परखा और साबित किया जा सके। अध्याय 3। गैलीलियो गैलीली। जीवन, ज्ञान और खोज विश्वविद्यालय से बाहर। सन 1585। गैलीलियो आर्थिक तंगी के कारण पीसा विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी किए बिना ही बाहर निकल आए। अब उनके सामने चुनौती थी, जीवन यापन के लिए कुछ काम करना। लेकिन उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि उन्होंने जल्दी ही अपने लिए रास्ता बना लिया। उन्होंने छात्रों को निजी तौर पर गणित पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि ये युवक साधारण शिक्षक नहीं है, बल्कि असाधारण दिमाग का धनी है। गणित के शिक्षक। सन 1579। गैलीलियो को पीसा विश्वविद्यालय में ही गणित के प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति मिली। अब वे केवल विद्यार्थी नहीं रहे, बल्कि अध्यापक बन चुके थे। यहाँ उन्होंने भौतिकी और यांत्रिकी के सिद्धांतों पर गहन अध्ययन किया और छात्रों को भी वही सिखाया। उन्होंने अपने प्रयोगों से बार बार ये दिखाया कि अरस्तू का भारी हल्की वस्तुओं वाला सिद्धांत गलत है। लेकिन इस सोच के कारण विश्वविद्यालय के कई परंपरावादी अध्यापक उनसे नाराज भी हो गए। पैडुआ विश्वविद्यालय। कुछ ही वर्षों बाद गैलीलियो को एक और अवसर मिला। सन 1592 में वे पैडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्राध्यापक बन गए। ये नियुक्ति उनके जीवन का बड़ा मोड़ साबित हुई।
क्योंकि पैडुआ विश्वविद्यालय उस समय वैचारिक स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ गैलीलियो ने न केवल पढ़ाया बल्कि लगातार प्रयोग और शोध करते रहे। गैलीलियो के शुरुआती आविष्कार। ज्यामितीय यंत्र कंपास। गैलीलियो ने एक ऐसा यंत्र बनाया जो इंजीनियरिंग, वास्तुकला और सैन्य कार्यों में काम आता था। इस यंत्र से कोण, क्षेत्रफल और दूरी मापना आसान हो गया। सैन्य विज्ञान में योगदान। उन्होंने तोप के गोलों की गति और पथ पर अध्ययन किया, जिससे युद्ध रणनीति में सुधार आया। इससे सैनिक और अधिकारी गैलीलियो की प्रतिभा से प्रभावित हुए। थर्मोस्कोप का विकास। पहले अध्याय में बताया गया थर्मोस्कोप अब और उन्नत रूप में आया। ये आगे चलकर आधुनिक थर्मामीटर का आधार बना। खगोल विज्ञान की ओर झुकाव। पैडुआ विश्वविद्यालय में रहते हुए गैलीलियो का ध्यान आकाश की ओर बढ़ने लगा। उन्हें लगता कि पृथ्वी और आकाशीय पिंडों के रहस्यों को समझना ही मानव ज्ञान का सबसे बड़ा कार्य है। यही से उन्होंने कोपर्निकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत में दिलचस्पी लेना शुरू किया, लेकिन वे जानते थे कि ये विचार चर्च के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है, इसलिए उन्होंने इसे खुलकर नहीं अपनाया। निजी जीवन। गैलीलियो का जीवन केवल प्रयोगों और कक्षाओं तक सीमित नहीं था। सन 1600 के आसपास उनकी मुलाकात मरीना गाम्बा नाम की महिला से हुई। उनसे गैलीलियो के 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां वर्जीनिया और लिविया, एक बेटा विंचेंजो। हालांकि गैलीलियो ने उनसे औपचारिक विवाह नहीं किया, लेकिन बच्चों के प्रति जिम्मेदारी निभाई। उनकी बेटियां बाद में मठ में चली गईं और वर्जीनिया का गैलीलियो के जीवन पर गहरा असर रहा। वैज्ञानिक प्रतिष्ठा। गैलीलियो के प्रयोग और आविष्कारों की चर्चा अब पूरे इटली में होने लगी थी। वे छात्रों के बीच लोकप्रिय थे क्योंकि उनकी शैली अलग थी। वे केवल किताबों से पढ़ाने के बजाय प्रयोग करके दिखाते थे। उन्होंने कहा था, ज्ञान का स्रोत केवल किताबें नहीं, बल्कि प्रकृति का सीधा अवलोकन है। ये विचार उस समय क्रांतिकारी था। अब गैलीलियो उस मुकाम पर थे जहां उनकी सबसे बड़ी खोज होने वाली थी, दूरबीन का सुधार और उससे आकाश की अनोखी सच्चाइयों का खुलासा। अध्याय 4। गैलीलियो गैलीली, जीवन, ज्ञान और खोज। सन 1609 में नीदरलैंड्स के एक व्यक्ति हांस लिपर्शे ने पहली बार एक साधारण दूरबीन बनाई। ये यंत्र वस्तुओं को कुछ गुना बड़ा दिखाता था। इस खबर के बारे में गैलीलियो को पता चला। उनका वैज्ञानिक मस्तिष्क तुरंत सक्रिय हो गया। अगर ये यंत्र स्थलीय चीजों को बड़ा दिखा सकता है, तो क्यों ना इसे आकाश की ओर मोड़ा जाए। गैलीलियो का सुधार। गैलीलियो ने खुद अपनी दूरबीन बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने लेंस और ट्यूब का ऐसा संयोजन किया जिससे वस्तुएं केवल 3 गुना नहीं बल्कि 20 गुना तक बड़ी दिखाई देने लगीं। ये सुधार इतना अद्भुत था कि लोग हैरान रह गए, और यही वो क्षण था जिसने गैलीलियो को इतिहास का सबसे बड़ा खगोल शास्त्री बना दिया। चांद की सतह का रहस्य। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन सबसे पहले चांद की ओर मोड़ी। उस समय लोग मानते थे कि चांद एक साफ, चिकना और पूर्ण गोलाकार पिंड है, लेकिन गैलीलियो ने देखा चांद की सतह पर पहाड़, घाटियां और गड्ढे हैं। उसकी सतह बिल्कुल पृथ्वी जैसी असमान है। ये खोज उस समय के विश्वास को तोड़ने वाली थी, क्योंकि चर्च मानता था कि आकाशीय पिंड पूर्ण और पवित्र हैं। गैलीलियो ने दिखा दिया कि चांद भी एक धरती जैसा ही खुरदरा पिंड है। आकाशगंगा का रहस्य। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन को आकाशगंगा मिल्की वे की ओर मोड़ा। जो तारे सामान्य आंखों से धुंधली धूल जैसे दिखते थे, वे दूरबीन में असंख्य छोटे छोटे तारों का समूह निकले। इससे ये साबित हुआ कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है। बृहस्पति के उपग्रह। जनवरी 1610 की ठंडी रात में गैलीलियो ने बृहस्पति जुपिटर को देखा। उन्होंने देखा कि उसके चारों ओर 4 छोटे छोटे तारे जैसे बिंदु हैं जो हर दिन अपनी स्थिति बदलते हैं। कुछ दिनों तक लगातार अवलोकन करने पर गैलीलियो ने पाया कि ये बृहस्पति के 4 चंद्रमा हैं जो उसी के चारों ओर घूम रहे हैं। आज इन्हें गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। आयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। ये खोज तो मानो क्रांति थी, क्योंकि अगर चंद्रमा किसी ग्रह के चारों ओर घूम सकते हैं तो ये संभव है कि पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूमती हो। सूर्य के धब्बे।
गैलीलियो ने सूर्य पर भी अपनी दूरबीन मोड़ी और पाया कि सूर्य की सतह पर काले धब्बे सनस्पॉट्स हैं। इससे ये सिद्ध हुआ कि सूर्य भी पूर्ण और शाश्वत नहीं है, बल्कि उसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। चर्च के लिए चुनौती। इन खोजों ने चर्च की नींव हिला दी। चर्च का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, आकाशीय पिंड पूर्ण और दिव्य हैं। लेकिन गैलीलियो ने दिखा दिया कि चांद पर पहाड़ हैं, सूर्य पर धब्बे हैं। बृहस्पति के चंद्रमा पृथ्वी की अवधारणा को चुनौती देते हैं। ये सारी बातें कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत को मजबूत करती थीं। सन 1610 में गैलीलियो ने अपनी खोजों को एक पुस्तक में प्रकाशित किया, सिडेरियस नुन्सियस, तारों का संदेशवाहक। इस पुस्तक ने पूरे यूरोप को हिला दिया। गैलीलियो रातों रात प्रसिद्ध हो गए। हर जगह लोग उनकी दूरबीन देखना चाहते थे, उनकी खोजें सुनना चाहते थे। गैलीलियो और टस्कनी का ड्यूक। गैलीलियो ने बृहस्पति के 4 उपग्रह खोजे तो उनका नाम अपने संरक्षक कोसिमो डी मेडिची के नाम पर रखा और उन्हें मेडिची स्टार्स कहा। इससे उन्हें मेडिची परिवार का संरक्षण मिला और उनकी स्थिति और भी मजबूत हो गई। ये वो दौर था जब गैलीलियो केवल वैज्ञानिक नहीं बल्कि पूरे यूरोप के सबसे चर्चित विचारक बन चुके थे। लेकिन यहीं से शुरू हुआ उनका संघर्ष, क्योंकि उनकी खोजें सीधे सीधे चर्च की शिक्षाओं के खिलाफ थीं। अध्याय 5। गैलीलियो गैलीली, जीवन, ज्ञान और खोज। गैलीलियो की खोजों पर समाज और चर्च की प्रतिक्रिया, उनके विरोधियों की साजिशें और वो माहौल जिसमें सत्य और अंधविश्वास आमने सामने खड़े हो गए। चर्च का प्रभाव। 17वीं सदी का यूरोप पूरी तरह कैथोलिक चर्च के नियंत्रण में था। लोग मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, सूर्य और सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। ये विचार अरस्तू और टॉलेमी की शिक्षाओं पर आधारित था और चर्च ने इसे ईश्वर का सत्य मान लिया था। इस मान्यता पर सवाल उठाना सीधे ईश्वर पर सवाल उठाने जैसा समझा जाता था। कोपरनिकस का विचार। सन 1543 में पोलैंड के वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने अपनी पुस्तक डे रेवोल्यूशनेबस ऑर्बियम सेलेस्टियम में कहा था, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। लेकिन ये विचार चर्च ने अस्वीकार कर दिया और इसे खतरनाक करार दिया। लोगों को डराया गया कि जो इस विचार को मानेंगे उन्हें ईश्वर दंड देगा। गैलीलियो ने जब अपनी दूरबीन से चांद की असमान सतह, सूर्य के धब्बे और बृहस्पति के उपग्रह देखे तो ये सब कोपरनिकस के विचारों को सही साबित कर रहे थे। गैलीलियो के शत्रु। गैलीलियो की लोकप्रियता बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही उनके दुश्मन भी बढ़ रहे थे। कई विद्वान जो अरस्तू की परंपरागत शिक्षा मानते थे, उन्होंने गैलीलियो को धर्म विरोधी और अहंकारी कहना शुरू कर दिया। वे कहते, अगर गैलीलियो सही हैं तो हमारी सदियों पुरानी शिक्षा झूठी साबित होगी। इसलिए वे हर हाल में गैलीलियो को गलत साबित करना चाहते थे। बहस और व्याख्यान। गैलीलियो केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक प्रभावशाली वक्ता भी थे। उन्होंने इटली के अलग अलग शहरों में व्याख्यान दिए और लोगों को अपनी खोजों के प्रमाण दिखाए। वे कहते, सत्य को देखने के लिए दूरबीन में झांकिए, आंखों से देखें, प्रयोग करें, फिर निर्णय लीजिए। लेकिन उनके विरोधी बहस में धार्मिक तर्क लेकर आते। पवित्र ग्रंथ कहता है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चलती नहीं, तो फिर गैलीलियो कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी घूमती है? चर्च के साथ पहला टकराव। सन 1616 चर्च ने कोपरनिकस के सिद्धांत को वर्जित विचार घोषित कर दिया। गैलीलियो को चेतावनी दी गई कि वे ये विचार सार्वजनिक रूप से न फैलाएं। कहा जाता है कि उन्हें रोम बुलाकर कार्डिनल बेलार्मिन ने स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया, आप सूर्य केंद्रित सिद्धांत को केवल परिकल्पना के रूप में पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसे सत्य न कहें। गैलीलियो मजबूरन चुप हो गए, लेकिन भीतर से वे आश्वस्त थे कि उनकी खोजें सही हैं। डायलॉग कॉन्सर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स की नींव। गैलीलियो ने तय कर लिया कि वे अपने विचारों को पूरी तरह दबाएंगे नहीं। उन्होंने योजनाएं बनानी शुरू की कि कैसे वे वैज्ञानिक तथ्यों को जनता तक पहुंचाएं। लेकिन सीधे टकराव से बचने के लिए वे रणनीति अपनाने लगे। उन्होंने सोचा,
अगर मैं बहस के रूप में किताब लिखूं जिसमें दोनों पक्ष हों तो शायद चर्च इसे अनुमति दे दे। यहीं से उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स की नींव पड़ी। जनता पर असर। भले ही चर्च ने रोक लगाई, लेकिन गैलीलियो की लोकप्रियता आम जनता में और भी बढ़ गई। लोग दूरबीन से आकाश देखना चाहते थे, विद्यार्थी उनसे सीखना चाहते थे। ये वो समय था जब ज्ञान धीरे धीरे अंधविश्वास पर हावी होने लगा था। अब गैलीलियो के सामने था सबसे कठिन दौर। उनकी पुस्तक एक चिंगारी बनकर चर्च को चुनौती देने वाली थी, और वही चिंगारी उन्हें सीधे मुकदमे और नज़रबंदी की ओर ले जाएगी। अध्याय 6। गैलीलियो गैलीली, जीवन, ज्ञान और खोज। महान कृति की रचना। गैलीलियो ने लगभग 10 वर्षों तक अपनी योजना पर काम किया। उन्होंने तय किया कि अपनी बात को सीधा ना लिखकर संवाद के रूप में पेश करेंगे। इस पुस्तक में उन्होंने 4 पात्रों को गढ़ा। 1. सिम्प्लिसियो, जो अरस्तु और चर्च की परंपरागत सोच का पक्षधर है। 2. साल्वियाती, गैलीलियो के विचारों का प्रतिनिधि। 3. साग्रेदो, एक तटस्थ, बुद्धिमान व्यक्ति जो बहस को सुनता और निष्कर्ष पर पहुंचता है। 4. स्वयं गैलीलियो की वैज्ञानिक दृष्टि इन पात्रों के बीच से झलकती है। संवाद का ये तरीका चतुराई भरा था, क्योंकि इसमें गैलीलियो सीधे चर्च का खंडन नहीं कर रहे थे, बल्कि केवल बहस दिखा रहे थे। पुस्तक का प्रकाशन सन 1632। आखिरकार पुस्तक डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स प्रकाशित हुई। इस किताब ने पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया। लोगों ने पहली बार इतने स्पष्ट तर्क और प्रमाण देखे कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, बल्कि सूर्य के चारों ओर घूमती है। किताब तेजी से लोकप्रिय हुई और गैलीलियो की ख्याति चरम पर पहुंच गई। चर्च की प्रतिक्रिया। लेकिन चर्च के लिए ये किताब एक सीधी चुनौती थी। पोप अर्बन अष्टम, जो कभी गैलीलियो के प्रशंसक रहे थे, अब आहत हुए, क्योंकि पुस्तक में सिम्प्लिसियो नाम का पात्र, जो परंपरागत विचारों का समर्थन करता है, मूर्ख और हठी लगता था। चर्च को ये लगा कि गैलीलियो ने इस पात्र के जरिए पोप का अपमान किया है। अब स्थिति और गंभीर हो गई। मुकदमा। सन 1633 गैलीलियो को रोम बुलाया गया। उन्हें इन्क्विजिशन यानी धार्मिक अदालत में पेश किया गया। अदालत में उनसे पूछा गया, क्या तुम मानते हो कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है? गैलीलियो ने प्रमाण दिए, तर्क दिए, लेकिन चर्च के लिए ये केवल धर्म विरोधी विचार थे। अंततः उन पर मुकदमा चलाया गया, मजबूरन स्वीकारोक्ति। कठोर दबाव, सजा और यातना की धमकी के बीच गैलीलियो को झुकना पड़ा। अदालत के सामने उन्होंने कहा, मैं अपने विचारों से पीछे हटता हूँ। मैं मानता हूँ कि पृथ्वी स्थिर है। लेकिन कहा जाता है कि जब वे अदालत से बाहर निकले तो धीमे स्वर में बुदबुदाए, एपुर सी मुओवे, फिर भी ये पृथ्वी घूमती है। ये वाक्य इतिहास में अमर हो गया। नज़रबंदी। गैलीलियो को आजीवन कारावास की सजा दी गई, लेकिन उनकी वृद्धावस्था और ख्याति को देखते हुए इसे गृह नज़रबंदी, हाउस अरेस्ट में बदल दिया गया। वे अपने ही घर में कैद कर दिए गए, लेकिन इस नज़रबंदी के बावजूद उन्होंने विज्ञान के प्रति अपना कार्य जारी रखा। अंतिम वर्षों की उपलब्धियां। कैद में रहते हुए गैलीलियो ने गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन पर काम किया। गति, बल और त्वरण के बीच संबंध समझाया। अपनी अंतिम महान कृति डिस्कोर्सेज एंड मैथमेटिकल डेमोन्स्ट्रेशंस रिलेटिंग टू 2 न्यू साइंसेज लिखी। ये पुस्तक आधुनिक भौतिकी की नींव बनी और आगे चलकर आइजक न्यूटन ने इन्हीं विचारों पर अपने सिद्धांत खड़े किए। गैलीलियो का जीवन ये साबित करता है कि सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। अध्याय 7। गैलीलियो गैलीली, जीवन, ज्ञान और खोज। गृह नज़रबंदी का जीवन। सन 1633 से गैलीलियो अपने ही घर में कैद कर दिए गए। उन्हें अपने मित्रों से मिलने, बाहर घूमने, यात्रा करने तक की अनुमति नहीं थी। केवल सीमित लोग ही उनसे मिलने आते थे। लेकिन गैलीलियो के भीतर का वैज्ञानिक कैद नहीं हो सका। वे लगातार लिखते और प्रयोग करते रहे। दृष्टि खोना। नज़रबंदी के वर्षों में गैलीलियो की सेहत बिगड़ने लगी।
लगातार दूरबीन और रात्रि आकाश का अध्ययन करने से उनकी आंखें कमजोर हो गईं और धीरे धीरे वे अंधे हो गए। लेकिन आंखों की रोशनी खोने के बाद भी उनके विचारों की रोशनी बुझी नहीं। उन्होंने अपने शिष्यों को पास बैठाकर अपने विचार लिखवाना शुरू किया। अंतिम महान कृति। नज़रबंदी के दौरान गैलीलियो ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पुस्तक लिखवाई, डिस्कर्स और मैथमेटिकल डेमोस्ट्रेशन रिलेटिंग टू दो न्यू साइंसेज, 1638। इस ग्रंथ में उन्होंने वस्तुओं के गिरने और गति के नियमों का विस्तृत वर्णन किया, जड़त्व, इनर्शिया के सिद्धांत की नींव रखी, कंपन, वाइब्रेशंस और ध्वनि, साउंड पर शोध किया, यांत्रिकी, मैकेनिक्स और पदार्थ की मजबूती, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स पर वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। ये किताब आधुनिक भौतिकी की मजबूत नींव साबित हुई। यही वो ग्रंथ था जिसने आगे चलकर आइजक न्यूटन को अपने गति और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत बनाने की प्रेरणा दी। अंतिम दिन। समय धीरे धीरे बीतता गया। गैलीलियो का स्वास्थ्य बिगड़ता गया। वे बीमारियों से जूझते रहे, लगातार बुखार, बदन का दर्द और अंधापन। लेकिन अंत तक उनकी जिज्ञासा बनी रही। वे अपने शिष्यों से नए नए खगोल और गणित के प्रश्नों पर चर्चा करते रहते। सन 8 जनवरी 1642, 77 वर्ष की आयु में गैलीलियो ने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसा ज्ञान सागर छोड़ा जिसने दुनिया की दिशा बदल दी। मृत्यु के बाद का व्यवहार। उनकी मृत्यु के बाद भी चर्च ने उनके साथ अन्याय किया। गैलीलियो को भव्य चर्च कब्रिस्तान में दफनाने की अनुमति नहीं दी गई, बल्कि उन्हें सामान्य और गुप्त स्थान पर दफनाया गया। लेकिन समय के साथ विज्ञान की जीत हुई। 18वीं सदी में उनके अवशेषों को सम्मानपूर्वक फ्लोरेंस के बसिलिका ऑफ सांता क्रोचे चर्च में स्थानांतरित किया गया। आज वहां उनकी भव्य समाधि बनी हुई है। गैलीलियो की विरासत। गैलीलियो को बाद की पीढ़ियों ने आधुनिक विज्ञान का पिता कहा। उनकी खोजों ने खगोल विज्ञान, भौतिकी, गणित और इंजीनियरिंग सबको नई दिशा दी। उनका जीवन सिखाता है कि सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। अध्याय 8। गैलीलियो गैलीली, जीवन, ज्ञान और खोज। गैलीलियो के विचारों का प्रभाव। गैलीलियो के बाद विज्ञान कभी पहले जैसा नहीं रहा। उनके विचारों ने यूरोप ही नहीं, पूरी दुनिया में बौद्धिक क्रांति की चिंगारी जलाई। खगोल विज्ञान को नया आधार मिला, भौतिकी को गणितीय भाषा में समझने का मार्ग मिला और विज्ञान को चर्च से अलग करके स्वतंत्र विचार की दिशा मिली। न्यूटन पर प्रभाव। आइजैक न्यूटन 1642 से 1727 का जन्म गैलीलियो की मृत्यु के साल ही हुआ। ये मानो प्रकृति ने मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ में सौंप दी हो। न्यूटन ने गैलीलियो की खोजों को आधार बनाकर गति के 3 नियम, न्यूटन के गति के नियम स्थापित किए, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया और गणित, कैलकुलस के जरिए पूरी भौतिकी को एक ढांचे में पिरो दिया। गैलीलियो ने जड़त्व, इनर्शिया का सिद्धांत दिया था। न्यूटन ने उसे और व्यापक रूप में विकसित किया। गैलीलियो ने गिरते पिंडों और प्रक्षेप्य गति पर प्रयोग किए थे। न्यूटन ने उनके गणितीय सूत्र बनाए। खगोल विज्ञान पर प्रभाव। गैलीलियो ने दूरबीन से जो खोजें की, उन्होंने आगे कई खगोल शास्त्रियों को प्रेरित किया। जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति के नियम बनाए। एडमंड हैली ने धूमकेतु का सही अनुमान लगाया और अंततः आइंस्टाइन तक हर वैज्ञानिक गैलीलियो के साहसिक दृष्टिकोण से प्रभावित हुआ। विज्ञान और समाज। गैलीलियो का सबसे बड़ा योगदान केवल वैज्ञानिक नहीं बल्कि सामाजिक भी था। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि प्रकृति को समझने के लिए तर्क और प्रयोग जरूरी हैं। केवल परंपरा और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित ज्ञान अधूरा है। उनकी यही सोच आगे चलकर एनलाइटनमेंट, ज्ञानोदय युग की नींव बनी, जिसने यूरोप को आधुनिक विज्ञान और तर्क की ओर बढ़ाया। शिक्षा पर प्रभाव। गैलीलियो ने विज्ञान को केवल विद्वानों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जनसाधारण तक पहुंचाने का प्रयास किया। उनकी पुस्तकों की भाषा अपेक्षाकृत सरल थी। यही कारण है कि आगे के वैज्ञानिकों ने भी जटिल सिद्धांतों को सरल भाषा में प्रस्तुत करना शुरू किया।
आधुनिक विज्ञान के पितामह। आज गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है क्योंकि उन्होंने प्रयोग को विज्ञान का आधार बनाया, गणित को प्रकृति की भाषा माना। उन्होंने चर्च और सत्ता के दबाव से ऊपर उठकर सत्य की रक्षा की। उनकी ये परंपरा आज भी हर वैज्ञानिक अनुसंधान में जीवित है। समय की आवाज़। समय ने गैलीलियो को न्याय दिया। जिस चर्च ने उन्हें दोषी ठहराया था, उसी चर्च ने बाद में उनकी महानता को स्वीकार किया। सन 1992 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने गैलीलियो के साथ हुए अन्याय पर खेद जताया और उनकी महानता को सम्मान दिया। अध्याय 9। गैलीलियो गैलीली, जीवन, ज्ञान और खोज। सत्य की खोज सबसे बड़ी साधना है। गैलीलियो ने दिखाया कि सच्चाई को खोजने के लिए साहस चाहिए। उन्होंने चर्च और सत्ता का विरोध सहा, लेकिन सत्य से कभी समझौता नहीं किया। संदेश। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सत्य की राह ही सबसे सही राह है। प्रश्न पूछना ही असली ज्ञान की शुरुआत है। गैलीलियो ने हर उस चीज़ पर प्रश्न उठाया जिसे लोग बिना सोचे समझे मानते थे। उन्होंने कहा, प्रकृति को समझने के लिए हमें देखना और सोचना होगा, केवल परंपरा मान लेना पर्याप्त नहीं। संदेश। जिज्ञासा और प्रश्न करना ही प्रगति की नींव है। परंपरा से टकराने का साहस। गैलीलियो ने दिखाया कि अगर परंपरा गलत है तो उसका विरोध करना जरूरी है। उन्होंने पाखंड और अंधविश्वास को तोड़ा और तर्क व विज्ञान को आगे बढ़ाया। संदेश। अंधानुकरण से बचो, तर्क और विवेक से जीवन जियो। विनम्रता और आत्मबल। इतनी महान खोजों के बाद भी गैलीलियो ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा। वे हमेशा मानते रहे कि वे केवल प्रकृति के रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। संदेश। जितना बड़ा ज्ञान हो, उतनी ही बड़ी विनम्रता जरूरी है। समय भले ही अन्याय करे, इतिहास न्याय करता है। गैलीलियो को जीवन भर चर्च ने गुनहगार ठहराया, लेकिन सदियों बाद पूरी दुनिया ने उन्हें आधुनिक विज्ञान का पिता माना। संदेश। अगर आप सच्चे हैं तो देर से ही सही, दुनिया आपको पहचान लेगी। आपने सुनी गैलीलियो गैलीली की जीवन गाथा। ये केवल एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं थी, बल्कि ये थी सत्य, साहस और ज्ञान की अमर गाथा। गैलीलियो ने हमें सिखाया कि प्रश्न पूछना अपराध नहीं, प्रगति की शुरुआत है। प्रयोग और अनुभव ही वास्तविक ज्ञान है। और सबसे बढ़कर, सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वही सबसे सुंदर और शाश्वत है। चर्च ने उन्हें कैद कर लिया, पर उनके विचार कभी कैद नहीं हुए। आज वे आधुनिक विज्ञान के पिता कहलाते हैं और मानव इतिहास में सदा जीवित हैं। आइए, गैलीलियो से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन में ज्ञान, सत्य और साहस की ज्योति जलाएं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे रेडियो पाठशाला पर गैलीलियो गैलीली की अमर जीवन गाथा। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक यात्रा के साथ। धन्यवाद।